बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पहले तो माज़रत कि हम बड़ी कोशिश करते रहे कि हम एनपीओ का पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दें, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे थे कि ऑफ़िस के सामने यहाँ डीएचए के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिगिंग हुई है और काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क इस वक्त ऑन प्रोसेस है, अभी भी है। तो हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस का अभी भी इशू चल रहा है और मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है कि हम वीडियो के साथ अपलोड करें तो हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसका पार्ट 2 भी अपलोड करें, तो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। प्रॉब्ली इसके अंदर आपको स्क्रीन फ्रीज वगैरह का इशू नज़र आए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट बात तो ट्रांसफ़र होना है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मौजू था हमारा, थोड़ा सा मैं ये रिकैप कर दूं कि जो पाकिस्तान है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एग्जैक्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो कोई इस वक्त 24 करोड़ 14 लाख 15 लाख के करीब है और 273 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इस वक्त काफ़ी लो हैं, 7.9 बिलियन के करीब हैं। इन्फ्लेशन इस वक्त 29.4 है, बल्कि शायद इससे भी बढ़ रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट 7% के करीब है। और जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साथ कैलकुलेट होता है, वो 35.1% है। यानी इतने लोग हमारे पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो $3.65 पर डे अर्न करते हैं, और 5% ऐसे भी लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर जस्टिफिकेशन तो बन जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की या ट्रस्ट वगैरह की। तो इस बैकग्राउंड के साथ, लेकिन जो दूसरी साइड है वो भी हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान है, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी है जो इस्लामिक फिलैंथ्रोपी के ऊपर डेटा पब्लिश करती है, एनुअल रिपोर्ट देती है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स उसे कहते हैं। उसमें पाकिस्तान को उसने 72nd नंबर पर स्कोर किया है, यानी कि जनरस नेशन के तौर पे। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे ईद उल अज़हा में कोई 60 से 90 लाख जानवर कुर्बान होते हैं, और हमारी जो ज़कात है और वो उसको मिला लें तो 500 करोड़ से ज़्यादा ज़कात दी जाती है। तो यहाँ पे लोग जो हैं, कुछ रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी हैं और वैसे भी कोशिश करते हैं बढ़ चढ़कर मदद करें एक दूसरे की। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है। तो मैं बात आपको ये कर रहा था जो पहले भी कंटिन्यू हुई थी, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ रजिस्टर्ड, जो लॉज हैं उनके साथ जिनके साथ रजिस्टर किया जा सकता है, और सबसे पहले जो बनाने के लिए एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो लॉ के अंदर जो हमारे डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सेक्शन 2 है, 2 सब सेक्शन 36 है, इसके अंदर डिफाइन किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिसमें ये कहते हैं कि एनी पर्सन अदर दैन एन इंडिविजुअल which is established for religious education, charitable, welfare purpose और for the promotion of the immature sports। ये सारी चीज़ें पूरी इसमें डिफ़ाइन की हुई हैं, जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिफ़ाइन किया गया है। इसी तरह सेक्शन 80 के अंदर है, 80 के सब सेक्शन डी में, कि ट्रस्ट क्या होता है। अ ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property and arising of the confidence reposed in and acceptance by the owner or declared and accepted by the owner for the benefit of another or for another and the owner and includes a unit trust। तो ये तो डेफिनेशन की हद तक था। और वो जो लॉज हैं जिनके जो गवर्निंग लॉज हो सकते हैं, जिसके साथ आप रजिस्टर हो सकते हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, कंपनीज एक्ट 2017 का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 का है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2007 है, नॉन प्रॉफिट पब्लिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम वक्फ एक्ट है 1923 का, और चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है 1923 का। मगर इसके बाद कमिश्नर से एक अप्रूवल लेनी होती है, जो रूल 211 और से लेकर 217 में है। और फिर हमने ये डिफाइन देखा था कि कौन सी इनकम्स हैं जो जिनको बेनिफिट हो सकता है ट्रस्ट का, क्योंकि जब ट्रस्ट बनाई जाती है तो उसमें ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो डोनेशंस वगैरह मिलते हैं फिर वो उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अभी हमने जिक्र किया कि कंपनीज के थ्रू भी कर सकते हैं, तो कंपनी के थ्रू जो एससीसीपी के थ्रू जो रजिस्टर होती है वो सेक्शन 42 की कंपनीज कहलाती हैं, सेक्शन 42 में होती हैं। और उसका जो तरीका है वो रजिस्टर करने का, वो ये कि आप एससीसीपी में अप्लाई करते हैं और उसके अंदर फिर
सेक्शन 42 में जो सब कंपनीज रजिस्टर होती हैं वो चैरिटेबल, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल वेलफेयर और अदर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो इसका प्रोसेस है कि इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, वो साथ देते हैं। अब किसी ने मुझसे ये पूछा था कि भाई ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इसमें क्या फ़र्क है? तो बहुत आसान है ये। इसको समझना बहरहाल इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके अंदर फिर आप सही से उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम डिफाइंस द कंपनीज आइडेंटिटी। This document includes essential information like company name, registered office address, type of company जैसे limited है, by shares या unlimited है, और उसके objectives, public document और limited changes वगैरह जो उसमें होती है। ये मेमोरेंडम एट लार्ज कवर करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द इंटरनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मीटिंग्स एंड वोटिंग स्ट्रक्चर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वगैरह। तो ये MOU, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA का जो डिफरेंस है बुनियादी वो तो ये है। अब अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है कंपनी SCCP के साथ तो वो तो सेक्शन 42 में कंपनी एक्ट 2017 में जाके रजिस्टर करेगा। और अगर किसी ने सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर किया, जो जनरली हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो सोसाइटी एक्ट में होती हैं। तो जो सोसाइटी एक्ट है वो बेसिकली वैसे तो 1860 का है, जब ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो उसका स्कोप बहरहाल ये है कि के अंदर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह जा सकती हैं, नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस होती हैं, जो प्योरली लिटरेरी और साइंटिफिक और रिलीजियस और सोशल और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होती हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है इस एक्ट के अंदर कि जहाँ कोई कोई कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह होती है तो वो फिर सोसाइटी एक्ट उसे कवर नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आप सेक्शन 42 में SCCB के अंदर जो कंपनी बनाई जाती है उसमें रजिस्टर करें तो वो रिकमेंडेड है, क्योंकि बहरहाल ये इसमें थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है इसका सोसाइटी एक्ट का। और एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकती हैं मस्ट बी एक्सक्लूसिव नॉन प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स जिनके हों वो सोसाइटी एक्ट में आ सकती हैं। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करने के लिए वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ सोसाइटी के रूल्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रजिस्ट्रार को देनी होगी, और उसका एड्रेस सोसाइटी जो इसमें रजिस्टर की जा रही है, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। तो इतना डिफ़िकल्ट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, रिलेटिवली आसान है। और आगे भी जो मतलब इसकी रनिंग है उसके अंदर भी एनुअल अकाउंट्स वगैरह इसके मेंटेन बाहर रखने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। और जबकि कंपनी कंपेयर करें इसे कंपनी एक्ट को उसके साथ, तो सोसाइटी एक्ट जो है वो ज़रा लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद इवन स्लाइट कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर हैं तो वो सेक्शन 42 की कंपनीज़ में ही रजिस्टर की जा सकती हैं। एक और ख़ास बात ये है कि सोसाइटी एक्ट के अंदर जो इसका स्कोप है वो लिमिटेड है थोड़ा। अच्छा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं 1925 का जो एक्ट है उसका स्कोप ये है कि इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मार्केटिंग की भी आ सकती हैं, कंज्यूमर गुड्स की, हाउसिंग एंड वेलफेयर की, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जिनकी हों, ये सारे लोग जो हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 में रजिस्टर हो सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स हों। जैसे जो सोसाइटी एक्ट 1860 था उसके अंदर मिनिमम 7 लोग होते हैं एवरेज, लाइक ऑफिस बेयरर्स हैं और उसके फिर कुछ मेंबर्स भी होते हैं। फिर कॉमन पर्पस जो है इसका वो लिखा हुआ हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना हो, बाई लॉज बने हुए हों इसके, फिर इसको अप्लाई किया जाता है और इस तरह सोसाइटी एक्ट रजिस्टर होती है। जो इसमें एडिशनली अगर कोई बात कहें तो द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस माइट इन्वॉल्व्स inspection and verification of registered office. Registered society enjoys certain benefits like access to government aid, tax concessions, and legal protection. They are also subject to specific obligations like maintaining financial records, conducting regular meetings,
एंड सबमिटिंग एनुअल रिपोर्ट्स। ये मैंडेटरी कंडीशंस हैं इसकी कुछ, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और जहाँ ये मेंटेन नहीं होती तो इनको फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है। जो पर्सन, फिर अब हम बात करते हैं टैक्सेशन के ऊपर कि जो बेनिफिट्स हैं टैक्स रिजीम के, जैसे डोनेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो उसके अंदर पर्सनस एलिजिबल फॉर 100C जो है टैक्स रिजीम के, वो कौन से हैं। तो पर्सन जो स्पेसिफाइड हैं टेबल 2 के अंदर, जो पहले भी बात हुई थी हमारी, टेबल 2 क्लॉज 66 पार्ट 1 के अंदर, वो हमारे सेकंड शेड्यूल के अंदर है, जहाँ पे वो लिस्ट पूरी उन्होंने डिफाइन की हुई है। इसी तरह ट्रस्ट है, ट्रस्ट मस्ट अंडर द स्कीम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ट्रस्ट डिफाइंड होता है 80 सेक्शन में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें SCCP की सेक्शन 42 की कंपनीज भी हैं। वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ वो भी हैं। वफ़ रजिस्टर्ड अंदर मुसलमान वफ़ वैलिडेशन एक्ट है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे INGOs कहते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, एलिजिबल हैं, जो टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। और जो इनकम इसके अंदर अलाउ है वो है डोनेशंस, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉफिट ऑन डेट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और एज इज एक्सपेंडेड इन पाकिस्तान, और एनी इनकम ऑफ द पर्सन जो सीरियल नंबर 1 और 2 पर आती हैं। इसी तरह कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम क्लेम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं उसको डिफ़ाइन किया है सर्कुलर 4 के अंदर, और उसमें उन्होंने NPOs को बार किया है कि 15% से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन ये कंडीशन ट्रस्ट और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है, मगर NPOs के लिए है। और NPO जो हम सोसाइटी एक्ट में बना रहे होते हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं, वो आप सैलरी कह सकते हैं, रेंट कह सकते हैं, व्हीकल्स के, यूटिलिटीज़ के, ये सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। और अगेन वही बात कि इसको फिर अप्रूवल कमिश्नर से लेना है। रूल 211 में, 213 में, 214, 15, 17, 20, ये सारे जो रिक्वायरमेंट है इनकी, अगर ये अप्रूव होंगी तो ये बेनिफिट्स इनके अलाउ हैं, अदरवाइज़ ये बेनिफिट्स जो हैं ये गेन नहीं कर सकती। इसी तरह सरप्लस फंड के हवाले से, अगर सरप्लस फंड स्पेंड नहीं हुआ चैरिटेबल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसका फिर क्या किया जाए, तो उसको टैक्स किया जाएगा 10% के हिसाब से। और अगर रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एज डोनेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वगैरह, which is more than 25% of the total receipt during the tax year and not part of the restructured funds, तो फिर ये all collectively 10% इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। बहरहाल ये तो कुछ चीज़ें मैंने मोटी मोटी इसमें डिस्कस की हैं। अब इंशाल्लाह जैसे हमारा वीडियो वगैरह का अपलोड होता है तो फिर इसको हम और तफसील से देखेंगे, और हम वो फॉर्म देखेंगे जो एग्जामेशन क्लेम करते वक्त चाहिए होता है कमिश्नर से, और जो रूल 211 के अंदर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर दी अप्रूवल फॉर दी पर्पस ऑफ क्लॉज 36 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, बेसिकली जहाँ पे वो ट्रस्ट को, NPOs को डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन ये इसके लिए मेरे हिसाब से हमें विजुअली इस फॉर्म को देखना भी पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें जो इस वक्त यहाँ डिगिंग वगैरह हो रही है ये सेटल हो जाएगी और इंटरनेट का मसला हमारा हल होगा, तो हम इन चीज़ों को फिर दोबारा से आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से भी आगाह करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।